हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्या तात्पर्य है, सिंपल है, समझिएगा कि जैसे आपके देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसी प्रकार से एक वैश्विक लेवल पर जो दो या दो से अधिक देशों के बीच, यानी कि आप कहें तो मोर देन टू या बिटवीन टू कंट्रीज के बीच क्या है कि ये उनके आपसी विवाद को सुलझाने के लिए, अगर केस वहां पर कोई जाता है, उसको सुलझाने के लिए ही आपका यूएन द्वारा, यूएन के प्रस्ताव द्वारा, उसके रेजोल्यूशन द्वारा आईसीजे की स्थापना की गई। ठीक है। आईसीजे की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल मेथड से उनको सुलझाया जाए, और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि आईसीजे की स्थापना कब हुई? तो वह हुई 1945। ठीक है। ये विधिवत कार्य करना शुरू इसने 1946 से किया था। दूसरे नंबर पे प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग। कहीं कहीं पर आपको द हेग इस तरीके से दा भी लिखने को लिखा हुआ मिल सकता है। द हेग, नीदरलैंड। द हेग वहां पर एक सिटी है, वहां पर एक पीस पैलेस है जहां पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें इसमें, तो वर्तमान सदस्य है इसमें 193। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। इतना तो आप समझ गए होंगे, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच कोई विवाद है, मान लीजिए कोई नदी का विवाद है, या कोई ऐसा विवाद है, डिस्प्यूटेड लैंड है कोई, उसको लेकर के विवाद है, और आपसी सहमति से, आपसी मीटिंग से विवाद नहीं सुलझ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच, तो फिर अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, नेगेटिविटी में जाते हैं, तो फिर अगर ऐसा लगता है तो एक पक्ष जा सकता है या दोनों पक्ष जा सकते हैं, कहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। फिर वो अपनी सारी बातें वहां पर रख सकते हैं। सिंपल है कि इसके प्रथम अध्यक्ष अगर हम बात करें, और यहाँ पर इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे हम, कैसे सदस्य को चुनाव, मतलब जो इसके न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे कैसे चुनाव होता है, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है। तो ध्यान से देखेगा, प्रथम अध्यक्ष का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जानने के लिए है कि जोस गुस्तावो। ठीक है, जोस गुस्तावो अल सिल्वाडोर के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वर्तमान में कौन है। ठीक है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष वह हैं नवाफ सलाम, लेबनान के हैं। ठीक है। वर्तमान प्रेसिडेंट जो है इसके, वो कौन है? नवाब सलाम, लेबनान के। आधिकारिक भाषा, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है इसका, यानी कि जो ऑफिशियली लैंग्वेज है इसकी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, जिस प्रकार से यूएन की, उसी प्रकार से यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं, वे क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज है, फ्रेंच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संरचना इसका जो पूरा वो स्ट्रक्चर है, वह किस प्रकार से है? इसमें 15 न्यायाधीश हैं, और ये न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब जो उसमें मेंबर हैं, अब पूरा रोल जैसे कि आप देख रहे होंगे, यूएन आपने पढ़ा है, उसमें जो सदस्य हैं, ठीक है, तो ये उसकी जो अंग है, 6 अंग है यूएन के, उसमें एक आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इसके द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। और ये कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश। कार्यकाल टेन्योर जो होता है 9 वर्ष होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष में एक तिहाई सदस्य चुने जाते हैं। मतलब ये 15 जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, संरचना में 15 न्यायाधीश हैं, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और ये प्रत्येक क्या है, जैसे इसमें से 3 वर्ष में एक तिहाई इसके सदस्य चुने जाते हैं। सिंपल सी बात करें, यानी कि 15 में से एक तिहाई इसके चुने जाते हैं प्रत्येक 3 वर्ष पर। एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश निर्वाचित होगा एक कार्यकाल हेतु। सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होंगे। मतलब इसमें क्या है कि एक देश से एक ही न्यायाधीश निर्वाचित होगा, जो भी सदस्य होगा इससे, और फिर वो पुनः निर्वाचित होने के ही पात्र होगा। मतलब दोबारा भी वो चुना जा सकता है। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, तो कोरम देखिएगा, इसमें ना एक बात याद रखिएगा, जो अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल है, जैसे इसमें 9 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो न्यायाधीश, जैसे न्यायाधीश चुने गए, वो अपने बीच से ही मुख्य न्यायाधीश को चुन देंगे। ठीक है, वोटिंग के माध्यम से या सर्वसम्मति से
तो न्यायाधीश अपने बीच से ही एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष के लिए करते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है उसी का चुनाव 3 वर्ष के लिए करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ठीक है, फिर क्या है कोरम, कोरम या कार्यवाही संचालन। मतलब कोरम या कार्यवाही क्या होता है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है और उस पर सुनवाई होनी है, जैसे कि आप भारत में देखते हैं कोरम 1/10 होता है लगभग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1/9 मतलब हाँ, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 9 जो कोरम के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी है, 9, यानी कि 9 न्यायाधीश का होना जरूरी है। अगर किसी डिस्प्यूटेड मुद्दे पर कोई बात चल रही है, जो भी डिस्प्यूटेड मुद्दा है इंटरनेशनल, अगर उस पर कोई बात चलनी है तो कोरम जरूर है। और वो कोरम कितनी निर्धारित की गई, न्यायाधीशों की संख्या 9, जबकि है कितने 15। ठीक है, तो 9 न्यायाधीशों का होना बहुत जरूरी है, तभी उस पर सुनवाई होगी, तभी उस पर चर्चा होगी। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में, जो यूएन का चार्टर है उसके आर्टिकल 33 में राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ और मध्यस्थता आदि विषयों की सूची है। मतलब इसका जो यूएन चार्टर है उसमें क्या है कि आर्टिकल 33 में विवाद है राष्ट्रों के बीच इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, उसकी मीडिएटर कैसे किया जाए, उसको सुलझाया कैसे जाए, पूछताछ कैसे की जाए, वो सभी विषयों की सूची है क्रम वाइज, सीरियल वाइज। ठीक है, अब देखिएगा, जो अगर हम बात करें निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों महासभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। मतलब इसमें भी दोनों में पूर्ण बहुमत जरूरी है। अगर आपसे पूछता है कि उसके निर्वाचित होने की योग्यता क्या है, तो जो यूएन के अंग हैं, जैसे असेंबली महासभा है आपका और सुरक्षा परिषद है, उसमें पूर्ण बहुमत, उसको मेजोरिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है कि न्यायालय के 15 न्यायाधीश निर्वाचन क्षेत्र। अगर देखेगा इसमें अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा जो इनके क्षेत्र हैं वे भी दे रखे हैं। और बात करें तो इसमें सिंपल सा कि 3 न्यायाधीश आपके अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से, 2 न्यायाधीश आपका लैटिन अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका के थोड़ा और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है वो। ठीक है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश वो यही है। ठीक है, कैरेबियन। 3 आपके न्यायाधीश एशिया से होंगे और आपके 5 न्यायाधीश पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्य, और 2 न्यायाधीश आपके पूर्वी यूरोप से। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा 5 2 7 3 10 2 12 और 3 15। ठीक है, पूरे 15 हो गए। ये देखने में 8 नहीं लग रहा आपको, ये 3 है, यानी कि एशिया से कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 3 न्यायाधीश, यानी कि 3 जस्टिस, सॉरी हाँ, न्यायाधीश। ठीक है, और फिर न्यायाधीश आपके अफ्रीका से कितने हैं, 3। एशिया और अफ्रीका से दोनों से 3-3 है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा न्यायाधीश जो है, और 2 है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश से, 5 न्यायाधीश पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्य से, सबसे ज्यादा यहीं से है। ठीक है, इतना कंफर्म है चीफ जस्टिस जो होते हैं। फिर बात करते हैं तो भारत के जो अभी हैं नागेंद्र सिंह। ठीक है, भारत के जो हैं नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा आर एस पाठक स्थायी न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना योगदान दे चुके हैं। आपसे किसी प्रकार से पूछ सकता है कि भारत के नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में तो भारत के नागेंद्र सिंह है, और आर एस पाठक स्थायी न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना योगदान दे चुके हैं। आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थायी रूप से योगदान देने वाले भारत की तरफ से कौन से न्यायाधीश थे, तो वे हैं अभी आर एस पाठक है। ठीक है, जो स्थायी रूप से योगदान दे चुके हैं। और अगर हम बात करें तो भारत के नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में भी योगदान दे चुके हैं। ठीक है, किस प्रकार से पूछ सकता है कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश थे वो अध्यक्ष कौन थे, नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश देखिएगा दलबीर भंडारी। अगर हम बात करें तो ये अभी भी, ठीक है, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल, और ये 2012 से हैं सदस्य के रूप में। ठीक है, 2012 से सदस्य के रूप में है दलबीर भंडारी। अब देखेगा, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, रघुनंदन स्वरूप पाठक, नागेंद्र और बेनेगल राव। ठीक है, सर बेनेगल राव, एस आर राव भी लिखा हुआ मिलता, सॉरी एस बी राव भी लिखा हुआ मिलता है, सर बेनेगल राव, एस बी या एस वी इस तरीके से। ठीक है, राव, एस वी राव ज्यादा मिलता है, सर बेनेगल राव। तो ये भी इसके क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। चारों नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश ना रहा हो? तो उसमें से 3 तो दे देगा जो रह चुके हैं और बाकी दे देगा जो नहीं रहा है। ठीक है? इसमें क्या है ना, आर.एस. पाठक का सिंपल बिल्कुल ही ये है कि ये स्थायी न्यायाधीश के रूप में अपना योगदान दिया है इन्होंने। बाकी आपके दलवीर भंडारी वो अभी भी हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक वो 1989 से 1991 तक रह चुके हैं। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक और सर बेनेगल राव 1952 से 1953। सबसे पहले देखें अगर हम तो सर बेनेगल राव ही हैं। ठीक है? फिर बात करें मार्च 2000, इस कुछ केसेस हैं इससे संबंधित, जैसे कि कुछ केसेस जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, बना ही इसलिए है। ठीक है? मार्च 2016 में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया। ये केस भी वहां पर गया था, कुलभूषण जाधव को। ठीक है? अप्रैल 2017 में जासूसी व आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। फिर क्या हुआ कि कुलभूषण जाधव को ना, मतलब एक जासूसी के तौर पर एलिगेशन लगा दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। 9 मई 2018 को आईसीजे ने मृत्युदंड पर रोक लगाई। यानी कि इतना पावर है आईसीजे की सुनवाई में कि वो अपनी तरफ से भी कुछ भी कदम उठा सकते हैं। ठीक है? तो इसके इनकी मृत्युदंड पर रोक लगाई। धारा 19 में आईसीजे ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पाकिस्तान को जाधव की सजा का प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार हेतु बाध्य किया। ये कुछ केसेस हैं जो इससे संबंधित हुए हैं। आपको अगर मेंस में भी लिखने को आता है तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है? फिर क्या है कि 2021 में पाकिस्तानी संसद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2021 पारित किया। पाकिस्तानी संसद ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2021 पारित किया। भारत द्वारा इस कानून में कई कमियां बताई गई तथा आईसीजे के आदेश को सही अर्थ और भावना में लागू करने के लिए कहा गया। मतलब इन्होंने थोड़ा सा बचाव करने के लिए आईसीजे, जैसे आईसीजे रोक लगा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसी का थोड़ा कटाक्ष करने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक पारित किया। आईसीजे में भारत से संबंधित अन्य मामले, ये भी इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ मामले हैं। जैसे हम अगर बात करें तो भारतीय क्षेत्र पर मार्ग का अधिकार। ठीक है? जो भारतीय क्षेत्र है उस पर मार्ग का अधिकार पुर्तगाल बनाम भारत 1960 में समाप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका था। जैसे पुर्तगालीज ने काफी शासन किया है भारत पर, तो ये उसी समय का भी बात था और ये समाप्त भी हो चुका है। पुर्तगाल बनाम भारत 1960। ठीक है? ये भारतीय क्षेत्र पर मार्ग का अधिकार, मतलब जहां पर उन्होंने शासन किया था, जो आवागमन जिस रास्ते से करते थे उसको लेकर उनका ये डिस्प्यूट था। आईसीएओ परिषद के क्षेत्राधिकार से संबंधित अपील भारत बनाम पाकिस्तान परिणति 1972 का था। युद्ध के पाकिस्तानी कैदियों का परीक्षण पाकिस्तान बनाम भारत 1973 में समाप्त हुआ। 10 अगस्त 1999 की हवाई घटना पाकिस्तान बनाम भारत 2000 में समाप्त हुआ। फिर बात करते हैं परमाणु हथियारों की दौड़ की समाप्ति और परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित बातचीत से संबंधित दायित्व मार्शल द्वीप बनाम भारत 2016 को समाप्त। ये कुछ मामले हैं जो आईसीजे में गए। ठीक है? भारत से संबंधित, और उनका सॉल्यूशन किया गया। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की है, और बाकी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वो भी प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।